काशिफ का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियां लाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। काशिफ के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग काशिफ को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद काशिफ और उसकी माँ को उसके पिता के भाइयों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहां जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसे मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर काशिफ की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और काशिफ अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन काशिफ की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया है? ना कुछ करती हो, ना मुझसे बात करती हो। माँ, कहीं तुम भी पिताजी की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? वह कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब काशिफ बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, काशिफ, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर काशिफ सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? खत में आगे लिखा था, बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो सुंदरपुर गांव में रहती है। उसका नाम जैनब है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना। रास्ते में जहां भी रात हो जाए वहीं रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर काशिफ खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने सुंदरपुर गांव जाऊंगा। वह एक पोटली में खाना बांध लेता है और सुंदरपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते काशिफ जंगल के बीचों बीच आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय इसे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर काशिफ आगे बढ़ जाता है। ओहो, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर काशिफ वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूं। फिर काशिफ नदी के पास जाता है और पानी पीता है। अरे, इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो, अब मैं आगे चलता हूं। चलते चलते शाम हो जाती है। अनजान गांव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे।
तभी उसे गांव में एक ठेले वाला दिखाई देता है और वह उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? अरे भाई, यह सुंदरपुर गांव है। अरे हाँ, मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि जैनब का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहां से सीधे चले जाओ, सबसे आखिर में नदी के किनारे वाला घर जैनब का ही होगा। जैनब के घर का पता जानकर काशिफ वहां से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिरी वाला घर ही मेरी सास का है। काशिफ झोपड़ी के पास पहुंचा ही था कि तभी रात हो गई। माँ ने खत में लिखा था कि जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया और रात हो गई। एक काम करता हूं, मैं रात यहीं घर के बाहर ही बिता लेता हूं। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर काशिफ वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। अरे ये क्या? लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। सुबह होते ही काशिफ उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सुलेमान के बेटे हो? हाँ माँ, मैं उसी का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ, मैं तो यहाँ कल ही पहुंच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरा दामाद तो बहुत होशियार है। आखिर इसे कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरा दामाद कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बुढ़िया गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। गांव में जाकर वह अपने पड़ोसी से मिलती है। क्या बात है सुलेमान, आज तेरा मुंह इतना खिला खिला क्यों है? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी बेटी ने बोल बोलकर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहां पर होगी। सुलेमा, तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ दूंगी। क्या मजाक कर रही है सरस्वती? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अरे सुलेमा, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर तेरे दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। कुछ देर बाद सुलेमा काशिफ के पास आता है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरी बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वह अभी कहां पर है? इतना सुनते ही काशिफ का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। काशिफ तुरंत समझ जाता है कि वह बकरी सुलेमा की ही है। अरे दामाद जी, कहां खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही सोच रहा था। थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद काशिफ बोलता है, अरे सुलेमा भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे तुम्हारी बकरी घास चर रही है। काशिफ की बात सुनकर सुलेमा बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर सुलेमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरस्वती का दामाद
सच में बहुत ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। कुछ दिनों बाद ये बात गांव के जमींदार हामिद तक पहुंचती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सेवकों, जाओ, सरस्वती और उसके दामाद को जल्दी यहां लेकर आओ। हामिद की बात सुनकर दोनों सेवक सरस्वती के घर जाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम लोग हमारे साथ हामिद साहब की हवेली चलो। उन्होंने आपको और आपके दामाद को बुलाया है। अरे सेवकों, हामिद साहब हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं जानते। आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी बेटा? आखिर हामिद साहब हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद सरस्वती अपने दामाद और सेवकों के साथ हामिद के हवेली में चली जाती है। क्या हुआ हामिद साहब, आपने हम गरीबों को यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरस्वती, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ हामिद साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा दामाद बहुत ज्ञानी है। क्यों काशिफ, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? हे अल्लाह, क्या इस बुढ़िया ने मुझे कहां फंसा दिया? अगर ना बोलूं तो हामिद मुझे अभी मरवा देगा। अगर हां बोलूं तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। नहीं हामिद साहब, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे मेरी बेगम के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहां है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। हामिद की बात सुनकर तो काशिफ के पसीने ही छूट जाते हैं। हामिद की बात सुनकर काशिफ बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ काशिफ, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा हामिद साहब, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे 1 दिन का समय देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। काशिफ मन ही मन सोचता है, हे अल्लाह, मैं कहां आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहां आकर तो मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। घर पहुंचकर सरस्वती उससे पूछती है, क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहीं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माँ, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर सरस्वती घर के अंदर चली जाती है। क्या इस बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूँ। इतना सोचकर काशिफ वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। कल तो मरना ही है, सपना अब तू आ भी जा। काशिफ इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ती है, जिसका नाम सपना था। वह हामिद के हवेली में बेगम की दासी बनकर काम करती थी। अरे, यह बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वह हार मैंने ही चुराया है। थोड़ी देर सोचने के बाद सपना बोलती है, हे अल्लाह, ये क्या हो गया? अगर यह बात हामिद साहब को पता चली तो वह तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा लें। ये सोचकर सपना तुरंत ही काशिफ के पास पहुंच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप हामिद साहब को मत बताना, बेगम का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो हामिद साहब मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर काशिफ सब कुछ समझ जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ।
अगर आप वह हार मुझे लौटा देंगी तो मैं आपका नाम हवेली में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वह हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वह तो अभी भी हवेली में ही है। लेकिन वह हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वह हार हवेली के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है सपना, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगी। अगले दिन हामिद के सेवक फिर से काशिफ को लेने आते हैं। चलो काशिफ, हामिद साहब ने तुम्हें बुलाया है। हाँ हाँ चलो सेवकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हवेली पहुंचकर हामिद पूछते हैं, कहो काशिफ, क्या तुम्हें बेगम के हार के बारे में कुछ पता चला? जी हामिद साहब, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वह कहां पर है। हामिद साहब, वह हार हवेली के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आदेश मिलते ही सेवक जल्दी से हवेली के बगीचे में जाते हैं। वह हार सच में बगीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर हामिद बहुत हैरान होते हैं। वाह काशिफ, वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हामिद साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी देंगे मुझे स्वीकार होगा। मुनीम जी, काशिफ को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएं। सोने के सिक्के पाकर काशिफ बहुत खुश होता है। हामिद साहब, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। घर लौटते हुए काशिफ मन ही मन सोचता है, हे अल्लाह, आज तो तुमने बचा लिया। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए काशिफ घर पहुंच जाता है। मां, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाओ। और फिर काशिफ अपनी पत्नी जैनब को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। काशिफ ने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि दूसरों की भी मदद की और एक सुखी जीवन पाया।